हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में विद्यासागर पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लेसन नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली नंबर 3.2 को हल करेंगे। और 3.2 में ये पार्ट नंबर 1 होगा। और 3.2 को हल करने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को हम जानते हैं। यदि दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको हम जानेंगे, ठीक है। यदि रेखा का समीकरण दो दिया हुआ है, जैसे मान लेते हो कि इसको जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, बात समझ आ गया। एक रेखा का समीकरण है ना, एक समीकरण है ना। अब देखो दूसरा समीकरण दिया हुआ होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि ये दोनों रेखा का समीकरण है तो हम इससे जो है ज्ञात करेंगे कि क्या इसका हल होगा कि नहीं। हल होगा तो कितना हल होगा, बात समझ आ गई। इसकी प्रकृति क्या होगी, बात समझ आ रहा है। अब इस और यह संगत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लेते हो, इसको थोड़ा सा एक सवाल के माध्यम से दिखा देता हूँ। 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 ऐसा दिया हुआ है। ये बताओ, मैंने लिखा 3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, ऐसे मैंने लिख दिया। दो समीकरण लिखा है ना। देखो ये बताओ, a1 का मान कितना है, 5 है, b1 का मान कितना है, 3 है, और c1 का मान कितना है, 6 है। a2 का मान कहूँ तो a2 का मान कितना है, 3 है। b2 का मान कहूँ तो b2 का मान कितना है, -2 है, -2 है। और c2 की मान कहूँ तो कितना है, 8 है। बात समझ आ गया। इसमें कोई दिक्कत, a1 a2 b1 b2 पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ कंडीशंस है, हम देखकर, तुम सब भी देखकर बता सकते हो कि इसका हल हो पाएगा कि नहीं, हल संभव है या नहीं। अब ये बताओ, a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर है c1 बटा में c2। यदि तीनों मान आपस में बराबर है, यदि तीनों मान आपस में बराबर है, यदि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 के, यदि बराबर है c1 बटा में c2 के, यदि तीनों मान आपस में बराबर है तो उस रेखा को, वो दोनों रेखाएं जो होंगी समपाती होंगी। वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। और जब ये समपाती होंगी, क्योंकि पूछेगा कि इन रेखाओं में कौन समपाती रेखा है, तो हम पहचान लेंगे। यदि तीनों मान का, तीनों जो दोनों रेखाओं के जो है x और y और अचर पद के गुणांकों, अचर पदों के अनुपात जो है, x y के गुणांकों का अनुपात तथा अचर पद का अनुपात आपस में बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत, समपाती। उसे क्या कहेंगे, समपाती। रेखा क्या है, समपाती है। बात समझेगी। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समपाती है। एक बात बताओ, मैंने बताया था ग्राफीय विधि में इससे पहले लेसन नंबर 2 में कि यदि x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है उसके कितने हल होते हैं, उतने ही हल होते हैं। समपाती का अर्थ क्या होता है, यदि यह एक रेखा है, यदि एक रेखा है, इसी की, ये बताओ, यहाँ से एक और रेखा खींचेंगे तो कितने बिंदु पर कट करेगी, सिर्फ एक बिंदु पर कट करेगी। लेकिन ये समपाती नहीं है। इस रेखा पर मैं एक और रेखा खींच दूं, इस रेखा पर मैं एक और रेखा खींच दूं, इसे समपाती रेखा कहते हैं। ये बताओ, ये कितने बिंदु पर दूसरी रेखा को कट कर रही है, हर एक बिंदु पर जो है एक दूसरी रेखा को क्या करती है, कट करती है। ये बताओ, इसमें कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है ना। इसमें कितने बिंदु है, अनंत, लिमिट नहीं है, इसमें अनंत बिंदु है। इसलिए इन दोनों रेखाओं का जो है कितना हल होगा, अनंत हल होगा। जितने बिंदु पर कट करेगा उतने क्या होते हैं, हल होते हैं। ये बताओ, अनंत बिंदु पर कट कर रहा है ना, समपाती रेखाएं अनंत बिंदु पर कट करती है, इसलिए इसके कितने हल होंगे, अनंत, अनंत होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है जी। और जिसका हल हम ज्ञात कर सकते हैं उसी को कहते हैं संगत। उसी को क्या कहेंगे, संगत। क्योंकि पूछेगा कि इस जो दे देगा, दो चार जो एग्जांपल दे देगा और कहेगा कि इसमें संगत असंगत को क्या कीजिए, छाटिए। तो जिसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं उसी को संगत कहेंगे, और जिसका हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। तो ये बताओ, ये तो समपाती होगा, इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि समपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर से ही जाती है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या करती है, कट करती है। इसलिए उसके अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे, और इसे क्या कहेंगे, संगत।
इसे क्या कहेंगे? संगत। बात समझ आ गया? तो अब जो है समझ में आ रहा है कि यदि तीनों मान बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं, और उसके अनंत हल होते हैं, और उसे भी क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो अगला कंडीशन ये है कि यदि A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 के और डज नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। यदि A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 बराबर है लेकिन C1 बटा में C2 बराबर नहीं है, तो C1 बटा में C2 बराबर नहीं है तो इसी को कहते हैं समांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। अब देखिए इसे हम कहते हैं समांतर रेखा। अब ये बताइए, समांतर रेखा की परिभाषा तुम सबको बता चुके हैं कि समांतर रेखा जिन दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हर जगह समान होती है उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, तो जब कभी कट करेंगे ही नहीं तो उसका हल हो पाएगा? नहीं, उसका हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका लिखेंगे कोई हल नहीं, मतलब एक भी हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो लिख देंगे कोई हल नहीं। अभी हमने बताया कि जिसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? असंगत। उसे क्या कहते हैं? तो ये क्या होगा? असंगत होगा। असंगत। बात समझ में आ रहा है? समांतर रेखा मैं खींच के दिखा दे रहा हूँ। देखो ये वाली एक रेखा हो गई और इसी के जो है लंबवत दूरी, देखो इसके बीच की दूरी हर जगह जो है समान होगी, तो इसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा है। और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, कभी कट नहीं करेंगे तो उसका हल ज्ञात नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तीसरे कंडीशंस में यदि तीनों मान बराबर ना हो, A1 बटा में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। यदि तीनों मान बराबर नहीं है, देखो A1 बटा में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। यदि तीनों मान बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा का अर्थ क्या होता है? जब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करती है तो उन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ये बताओ, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये क्या है? प्रतिच्छेदी है ना, एक दूसरे को छेद रही है कि नहीं? एक दूसरे को कट कर रही है ना, लेकिन कितने बिंदु पर ये कट कर सकती है? सिर्फ एक बिंदु पर कट कर सकती है। तो ये बताओ इसका हल क्या होगा? एक हल होगा। एक से अधिक होगा? तो एक हल को ही हम कहते हैं अद्वितीय हल। इसी को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। बात समझ आ गया? एक हल या अद्वितीय हल। जैसे में सूर्य चंद्रमा क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? सिर्फ एक है। सूर्य चंद्रमा कहीं नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है अद्वितीय। ठीक है। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए इसका कितने हल होगा? एक हल होगा। एक हल या इसी बात को हम कहेंगे अद्वितीय हल। क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। ये बताओ भैया, हमने बताया कि संगत होगी कि असंगत? संगत, क्योंकि जिसका हल हम ज्ञात कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा संगत। अब देखिए इसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ। यदि तीनों मान बराबर है तो उसे हम संपाती कहते हैं, और उसके कितने हल होते हैं? अनंत होते हैं, और वो संगत होता है। यदि दो मान बराबर है, A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2, उसे समांतर कहेंगे। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, इसलिए कोई हल नहीं है, और जिसका हल नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? असंगत। तो इसलिए क्या है? असंगत है। यदि तीनों ही मान नहीं बराबर है तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। और उसका कितना हल होता है? एक हल होता है। एक हल को हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का अर्थ होता है सिर्फ एक हल, एक से अधिक हल नहीं होंगे, उसको क्या कहेंगे? संगत। बात समझे? क्योंकि जिसका हल होगा उसे संगत, और जिसका हल नहीं होगा उसे असंगत। बात समझ आ गया? तो ये जो है कंडीशंस है, और इस पर जो है एक्सरसाइज में सवालों की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के सवालों को 3.2 में पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित के पहेली परीक्षा में भाग लेते हैं। इसका मतलब कि विद्यार्थी माने लड़का और लड़की होंगे। इसका मतलब लड़कों की संख्या को क्या मान लिया जाएगा? x। यदि मैं लड़कियों की संख्या को मान लेता हूं, चलो लड़कियों की संख्या को मैं मानता हूं, लड़कियों की संख्या बराबर हमने मान लिया x, और लड़कों की जो संख्या है, लड़कों
की संख्या, लड़कों की संख्या को मैंने मान लिया y। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। कुल विद्यार्थियों के दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहेली परीक्षा में क्या लिए हैं, भाग लिए हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, और कुल विद्यार्थी दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी बराबर दिए हुए हैं 10, और कुल विद्यार्थी 10 दिया हुआ है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या को मिला दिया जाए तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो मिलाने का अर्थ होता है जोड़ना। x प्लस मैं y कर दूं बराबर 10, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन से उसी में दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि हम x में से y को घटा दूंगा, लड़कियों में से लड़कों को घटा दूंगा तो 4 न बचेगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 क्या है, अधिक है। और किससे, लड़कों से। इसका मतलब दोनों का अंतर 4 होगा, दोनों का अंतर 4 हो गया। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 1 का बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसको जो हल करना है, और वो भी हल जो है हमें किस विधि द्वारा करना है, ग्राफीय विधि द्वारा। इस तरीके से हल नहीं करना है, ग्राफीय विधि द्वारा इसे हल करना है। यदि इस तरीके से हल करेंगे तो जोड़ देंगे, सिर्फ जोड़ देंगे तो ये बताओ y से y कट जाएगा, एक x और एक x कितने x बन जाएंगे, 2x, और 10 और 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 2 गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 7, और लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। तभी ना 7 3 10 होंगे दोनों मिलाकर, बात समझ गए। तो लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या 3 होगी। लेकिन हमको इस विधि द्वारा हल नहीं करना है, हमको जो है इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो ग्राफीय विधि द्वारा हम लोग इसे हल करते हैं। अब देखो ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, इस समीकरण नंबर 1 है। इसका मैं जो चार्ट बनाकर तैयार कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2 रेखा है तो दोनों का जो है हम ग्राफ खींचेंगे ना, और दोनों का जो कटान बिंदु होगा वही उसका क्या होगा, हल होगा। 3 तक 4 तक 5 तक x का मान जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। हम x और y रखते हैं। यदि x का मान 1 रखेंगे तो 1 इधर प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में। तो x का मान यदि 1 रखेंगे तो 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9। x का मान यदि हम 2 रखेंगे तो 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बताओ y में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8। यदि x का मान हम यदि 7 रखेंगे तो इधर 7 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, x का मान यदि हम 7 रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा 3। बात समझ गया। दूसरे समीकरण से और हम ज्ञात करेंगे, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x बराबर निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई ना हो, 4 प्लस वाई। इसका यदि हम चार्ट बनाएंगे, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है, और इससे द्वारा हम बनाएंगे x और y का मान रखेंगे, x और y का मान। अब ये बताइए y का मान यदि हम जो है 1 रखेंगे, 1 तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे मान 1 रखेंगे तो 4 और 1 क्या आ जाएगा, 5। x का मान जो है 5 आ जाएगा। बात समझ गया। ग्राफ द्वारा हल करने का तरीका सिखाया जा चुका है कि यदि एक समीकरण है 2 का मान ज्ञात करना है तो स्वतंत्र रूप से किसी एक का मान अपने से हम रख सकते हैं। यदि y का मान यदि हम 2 रखेंगे तो 4 और 2 6, x का मान कितना आ जाएगा, 6। यदि हम y का मान जो है क्या रखेंगे, 3, तो 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। अब इसको जो हम ग्राफ पर हल करेंगे। बात समझ गया। कि यह जो है x माइनस वाई बराबर 4 का जो है चार्ट है, और x प्लस वाई बराबर 10 का ये चार्ट है, ठीक है। और इसको जो है ग्राफ द्वारा निरूपण करना है, और x y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों रेखाओं के जो कटान बिंदु होगा वही इसका क्या होगा, हल होगा। ग्राफ पर हल करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है। ये जो हमारा x एक्सिस है और ये जो हमारा y एक्सिस है। कितना तक जाना है, 10 तक जाना है। हम 10 तक जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बन जाएगा 10। कि ये बनेगा 1 2 और ये हो गया हमारा 10। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो है, फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। ये x माइनस वाई बराबर 4 वाला है, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 4। x एक्सिस पर 5 और y पर 1। x पर 5 और y पर 1, ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट को हम खींच दिए। अब देखिए दूसरा,
x पर 6 y पर 2, x पर 6 और y पर 2, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला रेखा होगा। अगला अब x पर 7 y पर 3, x पर ये 7 है और y पर 3, ये वाला होगा। बात समझ गए। इस जब तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों को यदि हम मिला देते हैं तो यह जो है ग्राफ यहाँ से आएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे बनते हुए चला जाएगा। बात समझ गया। यह रेखा जो है यहाँ से जो है स्केल की सहायता से मिलाएंगे एकदम सीधा सीधा बनेगा और यहीं से जो है ये चला जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले को यदि हम मिलाते हैं। ये बिंदु क्या था हमारा, 1 और कामा कितना था, 5 कामा 1 है। ये जो है 6 कामा कितना है, 2, और ये जो है हमारा 7 कामा 3 है। बात समझ आ गया। ये जो है दूसरा x + y = 10, ये वाला जो है हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। x पर 1 y पर 9, x पर 1 ये है और y पर 9 ये है, ये वाला बिंदु होगा 1,9। अगला 2x पर 2 y पर 8, x पर 2 y पर 8, ये वाला पॉइंट होगा 2,8। अगला 7,3, x पर 7 और y पर 3, ये वाला होगा क्या पॉइंट, यही वाला पॉइंट होगा। और इसको जो है हमें मिला देना है और मिलाएंगे तो ये 10 से होते हुए आएगा और 10 से होते हुए आएगा और 7 3 पर जो है कैंसिल आउट कर देगा। बात समझ आ गया। तो इन दोनों रेखाओं के जो कटान बिंदु हो गए, यदि ग्राफ पर हल करोगे तो एकदम इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु सीधा यहीं पर आएगा, 7,3। पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y। तो x जो है लड़कियों की संख्या 7 और y जो है लड़कों की संख्या 3। बात समझ आ गया। तो यह जो है ग्राफ विधि द्वारा इसका क्या है, हल है। ग्राफ पर हल करोगे एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपये है। प्रश्न संख्या 2 है, 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपये है तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का दाम 46 रुपये है। तो इस सवाल को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। पेन और पेंसिल का जो दाम निकालना है वो किस विधि द्वारा निकालना है, ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले हम मानेंगे कि एक पेन का दाम कितना रुपए है। एक पेन का दाम या एक कलम का दाम, एक कलम का दाम जो है मान लिया x रुपये है। और एक पेंसिल का जो दाम है, एक पेंसिल का दाम जो है y रुपये है। अभी प्रश्न में कहा है कि 7 पेन और 5 पेंसिल। बात समझ गए। 7 कलम और 5 पेंसिल। तो 7 कलम का दाम, एक कलम का दाम x रुपये है तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7x प्लस एक पेंसिल का दाम जो है y रुपये है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5y। और दोनों को मिलाकर वह व्यक्ति 50 रुपये जमा करता है। तो मिलाने का अर्थ होता है जोड़ दिया गया। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन ये कह रहा है कि 5 कलम और 7 पेंसिल का दाम। 5 कलम तो एक कलम का दाम x रुपये है तो 5 कलम का दाम जो है 5x से हो जाएगा। और एक पेंसिल का दाम y रुपये है तो 7 पेंसिल का दाम 7y हो जाएगा। और इसके लिए जो है 46 रुपये वो चुकता कर रहा है। और इसको जो है हमें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। ये जो प्रश्न संख्या 2 है कि 7 कलम और 5 पेंसिल का दाम 50 रुपये है तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का दाम जो है 46 रुपये है। तो इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये बताओ ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत? तो ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करना है ना, मैंने इक्वेशन बनाकर तैयार कर दिया है। ठीक है। अब जो प्रश्न संख्या हम लोग 3 के पास चलेंगे। लिख लो। अब देखिए यह जो समीकरण है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 कामा c1 बटा में c2 से तुलना करके यह ज्ञात कीजिए कि यह रेखा प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है। ये तीनों हमें चेक करना है। और हम लोग जानते हैं कि यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, यदि तीनों मान बराबर तो उसे क्या कहते हैं, संपाती। इसे हम क्या कहेंगे, संपाती। यदि a1 बटा में
A2 बराबर B1 बटा में B2 और बराबर C1 बटा में C2। यदि ये वाला मान बराबर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर। उसे क्या कहते हैं? समांतर। यदि जो है A1 बटा में A2 ये भी बराबर ना हो B1 बटा में B2 और ये भी बराबर ना हो C1 बटा में C2, यदि तीनों मान बराबर ना हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहेंगे और प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अब पहले को हम लोग हल करेंगे इसी पर जब हल करोगे तो ये बताओ 5/7 होगा ना, 5/7 बराबर -4/6 और बराबर 8 बटा में जो है -9। बात समझ आ गया? अब देखिए ये तो कटेगा 2 से, अब तो 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4 2 तिहाई 6, लेकिन ये ऊपर नीचे कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं। इसमें से कोई भी बराबर दिख नहीं रहा है, कोई भी मान बराबर नहीं है, तो कोई भी मान बराबर नहीं है इसका मतलब कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये बन जाएगा हमारा पहला प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा बनेगा समांतर, ये बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो दूसरे सवाल को हल करेंगे हम लोग। दूसरा सवाल है 9/18, ये बन जाएगा 9 बटा में 18 बराबर 3 बटा में 6 कर देंगे और 12 बटा में हम कर देंगे 24। देखिए 12 एकम में 12, 12 दूना के 24, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 9 एकम में 9, 9 दूना के 18, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों मान बराबर है तो इसे क्या कहेंगे? समपाती। ये बनेगा हमारा समपाती रेखा। ये बन गया हमारा समपाती रेखा। अगला को हम हल करेंगे और अगला दिया हुआ है 6। तो अब देखिए थर्ड नंबर को देखते हैं। 6 बटा में 2 बराबर है -3 बटा में -1 और बराबर है 10 बटा में 9। अब देखिए आए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 2 मान देखो 3 बटा में 1, 3 बटा में 1 और ये जो है मान बराबर नहीं है। 2 मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, ये वाला है 2 मान बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो क्या बनेगा? समांतर रेखा। तो ये बन जाएगा हमारा समांतर रेखा। ये बनेगा समांतर रेखा। ये जो प्रश्न क्या 2 तक। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें।